अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 98 स्टार्ट करते हैं जी, कैफ वन FAR 1 का। अच्छा जी, रेशोज़ कैसी जा रही हैं? ठीक है। ये सारी रेशोज़ हम अभी तक कर चुके हैं। इंशाल्लाह अभी एक दो रेशोज़ और छोटी मोटी करके उसके बाद फिर एक बार क्विक इनकी रिवीजन भी कर लेते हैं। फिर पास पेपर्स की डिस्कशन शुरू करते हैं। 2-3 पास पेपर्स का डिस्कस करके फिर एक सवाल IS 16 का करेंगे। ठीक है। अब फिर रोज़ ऐसे ही चलता रहेगा। जो एक दो पॉइंट्स काम के मिलेंगे हमें रेशोज़ में, उनको हम अपनी इंटरप्रिटेशन में ऐड कर देंगे। ऐसे ही रोज़ाना हम एक एक दो पॉइंट्स करते जाएंगे ऐड। शॉर्ट इंटरप्रिटेशंस, एक मिनट, मैंने ख़ुद को ईमेल तो किए थे, शायद मिल जाएं। देखो, मी टू मी, इस तरह से शॉर्ट इंटरप्रिटेशंस भी आपके लिए बनी हुई हैं, तो वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा हैंडआउट्स की फॉर्म में। ये तो भूल ही नहीं रहा। ये कुछ इस तरह से मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो वो भी साथ साथ एक बार थोड़ी सी डिस्कशन हो जाएगी ना। तो ये कुछ है इस तरह की बातें हैं कि कभी कभी वो ऐसे भी कह देता है कि जी बताओ ये हाई रेशो क्यों है, लोअर रेशो क्यों है, इंडस्ट्री से फ़र्क क्यों है। तो एक एक लाइन की इंटरप्रिटेशन ये भी मैंने लिखी हुई है, तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। लेकिन ये तब करूँगा जब आप एंड पे थोड़ी डिस्कशंस कर चुके होंगे, ताकि आपके जहन के अंदर वो, हाँ बातें तो यही हैं जो हमने पढ़ी हैं, बस ये एक दो बातें जहन के अंदर होनी चाहिए। पहले दे दूँगा तो आप इनको याद करने बैठ जाएंगे, फिर दिमाग आप अपना इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। बहरहाल ये भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, बात हो रही थी रेशोज़ की, और डेट इक्विटी रेशो या गियरिंग रेशो ये हमारी रह गई थी। अब जागल ठीक है, किसको? अच्छा जी, नंबर 14 आज हम रेशो पढ़ रहे हैं, डेट इक्विटी रेशो। इसको गियरिंग रेशो भी कहते हैं। दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के, लेकिन हम फ़िलहाल एक तरीका कर लेते हैं ताकि वो पक्का हो जाए। उसके बाद फिर जो ज़्यादा आसान, ज़्यादा लॉजिकल भी है। ठीक है। फॉर्मूला इसका है जी, डेट ओवर लॉन्ग टर्म डेट, वैसे लिखना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। चलो डेट ही काफ़ी है। डेट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट, अभी पता लग जाएगा। डेट ओवर इक्विटी प्लस डेट into 100, आंसर will be in percentages। रेशो को देख के क्या पता लगता है कि ये रेशो क्या बताती होगी? वैसे ही आप अपने तौर पे बताएं। जी बिल्कुल, कितना बिजनेस लोन पे चल रहा है, कितना ओनर्स इक्विटी पे चल रहा है, या यूं कहा जाए कि कितना बिजनेस अपने पैरों पे खड़ा है, कितना बैसाखियों पे खड़ा है। इक्विटी, शेयर कैपिटल, ओनर्स का पैसा, ये अपना पैसा है ना, ये बिजनेस जिनका है उनका पैसा है, कैपिटल इक्विटी। ठीक है। और डेट, ये लोगों का पैसा है, बैंकों का पैसा है। ठीक है। तो बिजनेस जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस के अंदर, यानी कि शेयर कैपिटल हमेशा के लिए पड़ा हुआ पैसा, और लॉन्ग टर्म डेट्स जो बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है। ये किस रेशो में है? बिजनेस कितना अपने पैरों पे खड़ा है, कितना बैसाखियों के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है। तो ये रेशो में ये बताती है। चलें ज़रा कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हमारा सवाल चल रहा है। जी, मेरी कंपनी की इक्विटी 7100 है। ठीक है जी। और मेरी कंपनी का डेट 3000 है। ऐसा ही है।
एवरेज नहीं लेना। अगेन ये देखना है हमने क्लोजिंग डेट पे खड़े होके कि एज ऑन कंपनी में कितना अपना पैसा पड़ा है, कितना लोगों का। जैसे मैंने लिक्विडिटी रेशियो में कहा था, उसमें एवरेज देखो ना, लिक्विडिटी रेशियो के अंदर क्या एवरेज लेना बनता है। लिक्विडिटी रेशियो क्या बता रही थी, करंट रेशियो, क्विक रेशियो क्या बता रही थी, 1 रुपया करंट लायबिलिटी का पे करने के लिए हमारे पास इतने रुपए करंट एसेट्स में पड़े हैं। तो वो तो क्लोजिंग पर ही बता सकते हैं ना, हम क्लोजिंग डेट पे इतनी लायबिलिटी हमारे ऊपर है अगर, और इतने एसेट्स हैं, तो 1 रुपये लायबिलिटी पे करने के लिए इतने एसेट्स एज ऑन। ऐसे ही ये डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो 3000 मेरा डेट है, लॉन्ग टर्म डेट, और 7100 मेरी इक्विटी है, ठीक है जी। चलें जी, मैं अपनी कंपनी की तरह रेशियो कैलकुलेट करता हूँ। डेट कितना है जी, 3000, और इक्विटी कितनी थी, 70, तो इक्विटी 7100 प्लस डेट 3000, ठीक है जी, मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर इज, हाँ जी। क्या मतलब है जी इसका, मेरी कंपनी कितना दूसरों पर रिलाय कर रही है। जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, उनमें टोटल जो बिजनेस में इन्वेस्टेड पैसे हमारे, मेरे इस बिजनेस के अंदर, मेरी कंपनी के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, उसमें 30% हम दूसरों पर रिलाय कर रहे हैं, ठीक है। अपनी कंपनी चेक करें, 41%। अच्छा जी, अब ये रेशो जितनी ज़्यादा होगी ना उतनी बेटर होगी, जितनी ज़्यादा होगी उतनी, हाँ जी। अच्छा, क्यों खराब होगी, क्योंकि दूसरों तरफ लाया कर रहे हैं। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो सकता है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अच्छा, और पेमेंट्स देनी पड़ेंगी, अच्छा, और एक बात नहीं बता रहे, कोई भी बच्चा बैंक की तरफ जब जाते हैं ना मजीद लोन लेने, तो वो इस रेशो को देखता है। ये डेट इक्विटी रेशो लेंडर देखते हैं, लॉन्ग टर्म डेट जो देने वाले होते हैं ना वो देखते हैं। आप बैंक के पास लोन लेने जाएंगे ना तो डेट इक्विटी रेशो देखेगा, आपकी गियरिंग रेशो देखेगा, कितने गियर्ड हैं आप, कितना ऑलरेडी आपने लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो ले रखे हैं, ठीक है। अब जितने ज़्यादा गियरिंग रेशो होगी वो कंपनी बैंकों के लिए उतनी ज़्यादा रिस्की होती चली जाएगी। लॉस और थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा ही होगा, अगर कंपनी बंद हो तो वो जो लाइबिलिटीज़ वाले होते हैं ना, उन्होंने हर चीज़ के ऊपर चार्ज रखा होता है, सिक्योर की होती हैं अपने नाम पे, उन्होंने चार्ज क्रिएट किया होता है। तो पुरानों के नाम पहले एसेट्स हुए पड़े होते हैं, तो इनका तो नंबर ही एंड पे आएगा, बात समझ रहे हैं ना। तो कोई हाई गियर्ड कंपनी हो जिसमें डेट इक्विटी रेशो ज़्यादा हो, तो बैंक्स जो हैं वो उसको नया लोन देते हुए कतराते हैं, मुश्किल पेश आती है कंपनीज को नया लॉन्ग टर्म लोन रेज करने में। एक बात तो ये भी है, और दूसरी ये भी बिल्कुल बात है कि अगर हाई गियर्ड है कंपनी तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी ज़्यादा करनी पड़ रही होती हैं उसको, ठीक है ना, ये बात समझ आ रही है। लेकिन ज़्यादा रिस्की उस कंपनी को कहा जाता है जिसकी गियरिंग रेशो 50% से ज़्यादा हो जाए, कि एक कंपनी अपने पैरों पर कम खड़ी है, दूसरों के ऊपर ज़्यादा खड़ी है, तो जब ऐसी कंपनी किसी बैंक के पास लोन लेने जाएगी तो वो बैंक क्या कहेंगे, लो, शेयर कैपिटल का कॉन्सेप्ट ही क्या है कि जी जब बिजनेस बंद हो जाए तो पहले लायबिलिटीज़ वालों को पैसे मिलते हैं, अगर कुछ बच जाए तो शेयर होल्डर को वापस मिलते हैं। तो बैंक क्या कहेगा, लो इनके 50 रुपये और लोगों के, मतलब इनके 40 रुपये पड़े हैं बिजनेस में, लोगों के 60 पड़े हैं, ये आज बंद हो जाएं तो वो तो उनके 60 रुपये भी पूरे नहीं होने इनके पैसों से, पर्सनली तो लायबल होता नहीं शेयर होल्डर, ये बात समझ आ रही है, ठीक है ना, वो तो अपने शेयर कैपिटल की हद तक लायबल है। तो जिस कंपनी के अंदर हाफ से भी ज़्यादा डेट हो जाए कैपिटल एम्प्लॉयड में, तो रिस्की तो हो गई ना वो कंपनी, कि कल कल बंद हो जाए तो उनके अंदर पैसा इतना पड़ा ही नहीं है कि सारे लोगों के पैसे दिए जा सकें। तो जो कंपनी की गियरिंग, जिस कंपनी की गियरिंग रेशो 50% से ज़्यादा हो जाएगी वो कंपनी ज़्यादा रिस्की है, हाई गियर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है जी, हाई गियर्ड, ठीक है। चले जी इंटरप्रिटेशन वाले सफ़े पे आए फिर।
चलो इधर तो कुछ नहीं लिखा हो, लिखें जी। गियरिंग रेशियो ऑफ कंपनी एक्स इज 30% एज कंपेयर टू 41% ऑफ कंपनी वाई। गियरिंग रेशियो of company X is 30% as compared to 41% of company Y. Which means company X is less geared. Company X is less geared. Less geared, ब्रैकेट में लिख लो लेस रिस्की, आपके समझने के लिए, या स्लैश डाल के लिख लो लेस गियर्ड, लेस रिस्की देन कंपनी वाई। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लें। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हैं कि कंपनी एक्स जो है वो इजीली फ्यूचर में लॉन्ग टर्म डेट्स रेज कर सकती है, या वाई के बारे में लिख सकते हैं कि कंपनी वाई को ज़रा डिफ़िकल्टी हो सकती है। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट से भी पहले एक पॉइंट वैसे मेरा दिल में लिख लेना चाहिए था। वो पॉइंट ये होना चाहिए कि गियरिंग रेशियो ऑफ बोथ कंपनी इज़ लेस देन 50 विच मीन बोथ आर लेस गियर्ड। ये जरा पॉइंट लिख लें, स्टार्ट में पहला पॉइंट ये लिख लेना चाहिए था। तो क्या लिखवाया मैंने? गियरिंग रेशियो ऑफ या डेट इक्विटी रेशियो ऑफ बोथ कंपनीज इज लेस देन 50 which means both are less geared या both are relying more on equity, कुछ भी लिख लें। both are less geared slash both are relying more on equity। यार एक बार सुना करो ना यार। which means both are less geared, या ये ना पसंद आए जुमला तो ये लिख लो which means both are more relying on equity। सादा सी बात है, दोनों में 50% से कम है डेट, तो फिर बाकी इक्विटी है ना। बोथ आर रिलाइंग मोर ऑन इक्विटी। अच्छा, उसके बाद वो पॉइंट जो मैंने लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था? गियरिंग रेशियो ऑफ कंपनी एक्स इज 30% एज कंपेयर टू 41% ऑफ कंपनी वाई, विच मीन्स कंपनी एक्स इज लेस गियर्ड देन कंपनी वाई। ठीक है, अच्छा फुल स्टॉप के बाद अब लिखो, क्या लिखना चाहोगे? एक्स को ज़्यादा इजीली लोन मिलना है फ्यूचर में, या वाई को मुश्किल होगी? क्या लिखना चाहोगे? वाई को मुश्किल ज़्यादा अच्छा लगता है जुमला, तो वो लिखो कंपनी वाई मे फाइंड, मे मस्ट नहीं कभी भी कहना, मस्ट रेशियो के टॉपिक में नहीं इस्तेमाल करना। आपको क्या पता कोई भी काम करके वो लोन रेज कर भी लें, ठीक है ना, तो मे के साथ। ठीक है, तो लिखे कंपनी वाई मे फाइंड इट डिफिकल्ट, कंपनी वाई may find it difficult to raise new loan in future। Company Y may find it difficult to raise new loan in future due to high gearing ratio। ये काफ़ी फिलहाल, फिर करते हैं इसके ऊपर कुछ और बात करनी है, ठीक है ना। कंपनी वाई मे फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज न्यू लोन इन फ्यूचर ड्यू टू हाई गियरिंग रेशियो। ठीक है, अब इसके नीचे भी आपने पता है 2-3 लाइनें छोड़ देनी है। ठीक है, नहीं हाँ एवर शावर कोई नहीं, बस इस पे रोक दो। अब ये ऐसी रेशियो नहीं है कि आपको जी हम इंडस्ट्री एवरेज को भी देख रहे हैं, बस ठीक है। हाँ कंपैरिजन कर सकते हैं पिछले साल से, लेकिन वो बहरहाल 2-3 लाइनें आप छोड़ दें और एक रेशियो लिख लें, और आखिरी रेशो ये, मतलब बाकी हैं अभी वो प्रॉफिट एंड लॉस वाली रेशोस। इंटरेस्ट कवर रेशो, अच्छा एक बात तो बताएं, इंटरेस्ट कवर रेशो का मतलब
सुन के क्या आता है मतलब जहन में कि इस कंपनी की अहलियत देखी जाएगी इंटरेस्ट की पेमेंट के लिए, तो कौन देखेगा ये? यानी कि डेट इक्विटी के साथ, डेट इक्विटी रेशो के साथ, यानी गियरिंग रेशो के साथ ही मैं इंटरेस्ट कवर रेशो इसलिए बता रहा हूँ आपको कि बैंक डेट इक्विटी रेशो के साथ साथ इंटरेस्ट कवर रेशो भी देखेगा कि इस कंपनी की अहलियत इतनी है सही कि इसके प्रॉफिट्स इंटरेस्ट को पे कर सकते हो। ठीक है, अब अगर इंटरेस्ट कवर देखना है तो प्रॉफिट कौन सा लेना चाहिए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना चाहिए? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखना चाहिए ना जी। टैक्स इंटरेस्ट पे करने से पहले प्रॉफिट कितना है वही प्रॉफिट, वही इंटरेस्ट कवर रेशियो के अंदर यूज हो सकता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है जी पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट पेएबल। और ये भी टाइम्स में आंसर देगी। आई कैप ने सिर्फ इतनी सी बात अपनी किताब के अंदर की हुई है इंटरेस्ट कवर रेशियो पे, ना कोई इसकी इंटरप्रिटेशन, ना कोई डिस्कशन, ना अभी तक इसने कभी पूछा है। ठीक है, तो बहरहाल थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और मैंने जो शॉर्ट इंटरप्रिटेशन आपको शो की उसके अंदर मैंने 2-3 रीजन लिखी हुई हैं। आई कैप की किताब के अंदर बस इतनी सी बात ही है, सिर्फ ये फार्मूला उन्होंने लिख दिया, कोई डिस्कशन भी इसके ऊपर इन्होंने नहीं की। ठीक है, बस एहतियातन आपको ये पढ़ा रहा हूँ, इससे ज़्यादा। जी ज़रा पीबीआईटी बताएं कितना था? 1210 था। कैसे निकला था 1210? 750 जमा 510, 750 जमा 510 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट पेएबल है जी हमारे सवाल में? ओह, इंटरेस्ट पेएबल तो है ही नहीं। ठीक है जी, तो इधर देखें, इस सवाल पे तो ये अप्लाई होती नहीं, फिर जिस सवाल पे अप्लाई होगी उसके अंदर कर लेंगे। ठीक है ना, बहरहाल आप फिलहाल इसकी जनरल सी इंटरप्रिटेशन लिख लें अपने पास और 3-4 लाइनें उसमें छोड़ दीजिएगा। ठीक है, फॉर्मूला आ गया। अभी फ़िलहाल तो मेरे इस सवाल के ऊपर ये अप्लाई नहीं हो सकती, तो इंटरप्रिटेशन में लिख लें, बस ये लिख लेना ये बताती क्या है, फिर उसके बाद जब रेशो यूज़ होगी तो उस हिसाब से यूज़ कर लेंगे। देखें, दिस रेशो टेल्स, वैसे मेरे ख्याल में तो आप खुद भी बता सकते हैं। वैसे करंट रेशो भी तो ऐसे ही थी, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटी, टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी, कंपनी हैज़ इतने रुपए ऑफ करंट एसेट्स, तो ये भी वैसी रेशो बन रही है ना। टू पे ₹1 ऑफ इंटरेस्ट पेएबल, कंपनी हैज़ इतने रुपए ऑफ प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, यही लिखना है ना, तो लिख लो बस ये, फिर रेशो जब आएगी तो देखें। ठीक है, लिखो दिस रेशो टेल्स अस दैट टू पे ₹1 interest payable, company has how much of profit before interest and tax available. This issue tells us that to pay ₹1 interest payable, of interest payable, company has how much PBIT available. वो जब रेशो आएगी तो फिर उस हिसाब से लिख लेंगे। ठीक है ना, सही है। तो 1-2 लाइनें इसके नीचे छोड़ दो आप, कुछ एडिशनली लिखना पड़े तो। ठीक है जी, अच्छा जी, अब 3 अदद रेशोज़ और हैं, वो आसान वाली रेशोज़ जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा था होमवर्क में आपने करके आनी है। वो कौन कौन सी थी? एक है जी ग्रॉस प्रॉफिट ओवर, इसको जीपी रेशो भी कहते हैं। ये तीनों रेशोज़ जो है ना जी, ये नेट सेल्स के साथ ही हैं। यानी जीपी रेशो का मतलब क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100, ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स इनटू 100 परसेंटेजेस में। ठीक है, फिर नेट प्रॉफिट रेशो बोला जाता है। तो नेट प्रॉफिट रेशो में हम नेट प्रॉफिट को नेट सेल्स से डिवाइड करके परसेंटेजेस में आंसर निकालते हैं।
और एक्सपेंस रेशो, ये कोई एक एक्सपेंस हो सकता है, मैं स्पेसिफिकली किसी एक एक्सपेंस की बात नहीं कर रहा, ठीक है। वो जो जिस एक्सपेंस की बात, ऑपरेटिंग एक्सपेंस कभी कह देता है एडमिन सेलिंग इकट्ठे, ठीक है, कभी सेलिंग एक्सपेंस कह देगा, कभी एडमिन एक्सपेंस कह देगा, कभी कॉस्ट ऑफ सेल्स टू एक्सपेंस टू प्रॉफिट, यानी जो भी रेशो होगी ना, मैं इधर लिख देता हूँ जनरली इसको, कि जनरल क्या है, एक्सपेंस रेशो। इसमें जो भी एक्सपेंस होगा, रेलेवेंट एक्सपेंस, ठीक है, उस एक्सपेंस को डिवाइड कर दोगे नेट सेल्स से, तो उस एक्सपेंस की परसेंटेज आ जाएगी सेल से रेलेवेंट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा जी। जीपी रेशो निकालता हूं मैं अपनी कंपनी की, कंपनी अच्छा ये ना ABC शुरू हो गई है, सवाल दूसरा आ गया ना, तो चलो इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। कितने बच्चों ने ट्राई किया था घर पे, वैसे इसको हो गया था, आंसर देखा था, बिल्कुल सिंपल था ना। इसके अंदर असल में तो कहानी होगी इंटरप्रिटेशन की थोड़ी सी, जो आपने देखनी होगी। क्या कंपनी एक्स और कंपनी वाई था ना, ये कंपनी ए और कंपनी बी हो जाएगा। जी, जीपी रेशो, जीपी रेशो के लिए क्या करेंगे जी, क्या करेंगे जी, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स की परसेंटेज देखेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट कितने % ऑफ सेल है। सादा सी बात है ना यार, कि आप परसेंटेज में इस परसेंटेज में इंटरेस्टेड होगे ना, कि आप जब भी कोई 100 रुपये का आइटम बेचें तो आपके जेहन में होना चाहिए, ले भाई 40 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ये 40% नज़र आ रही है ना, ठीक है। और नेट प्रॉफिट देखेंगे, ठीक है ना, तो वो परसेंटेजेस के अंदर हम इंटरेस्टेड होते हैं। अब एक यूनिट तो बेच नहीं रहे होते, कई मिलियंस में बिलियंस में सेल्स हो रही होती हैं, तो हम जीपी रेशो में इंटरेस्टेड होते हैं। हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि जो हमने सेल किया इसमें हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, ठीक है ना। अच्छा, तो जीपी रेशो कितना था जी मेरा, ग्रॉस प्रॉफिट 400 और नेट सेल्स, अच्छा 400, 400 ओवर 1000 इंटू 100, 40%, यानी कि एक 100 रुपया अगर मैं सेल करूंगा तो मेरी कंपनी 40% ग्रॉस प्रॉफिट कमाएगी। और आपकी कंपनी, यार कमाल है, वैसे हर जगह जीते जा रहे हो। अच्छा जी, अब इंटरप्रिटेशन वाला पेज ओपन कर लें, हेडिंग बनाएं जीपी रेशो, पहला जुमला तो लिख ही लेना ताकि आपको पता हो कि ये बताती क्या है रेशो। ज़्यादा तो नहीं हो गया इंटरप्रिटेशन वाले से, फिर कोई नहीं, रेशोज भी तो ख़त्म हो गई हैं। बस इन 3 रेशोज के बाद एक रेशो प्राइस अर्निंग रेशो ईपीएस वाली, उसके लिए जगह छोड़ देना, वो फिर किसी वक्त में देख लेते हैं, कल या परसों में, ठीक है ना। रेशोज ख़त्म है, लेकिन आसान लगा, पर मैं अभी भी इसमें ना बस जो दो लाइनें छुड़वाई हैं, बस इसमें 1-2 पॉइंट्स और लिखवाऊंगा, और नई कहानियाँ लिखनी बस, ठीक है। डिस्कशन कर लेंगे, हर पास पेपर को डिस्कस कर लेंगे, हर चीज़, हर प्रॉस एंड हर कौन देख लेंगे, पता होगा आपको, का नॉलेज होगा आपको, लेकिन उसको आपने थोड़ा रोक के रखना है, ठीक है, उसको बर्स्ट नहीं करने देना, ठीक है, वरना वो पेपर के ऊपर असरात पड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो लिखना शुरू करें। कंपनी ए इज अर्निंग ₹40 GP per 300 of sale. Company A is earning ₹40 RS40 GP, ग्रॉस प्रॉफिट पर्चे में लिख लेना ना, अभी GP लिखो,
₹40 GP per ₹100 of sales as compared to ₹45 earned by company B as compared to ₹45 earned by company B, which means company B is better. That's therefore जो भी लिखना है, therefore company भाई profitability ratio है ना, therefore company B is better. अच्छा, अब इसके ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियोज इसलिए हैं कि आसान बहुत हैं लेकिन इनका यूज़ बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना। तो इसके नीचे कम से कम 3 लाइंस छोड़ दीजिएगा, मैं आपको वैसे ज़बानी वजह बता रहा हूँ। कभी ऐसा होता है वो कहेगा ये जीपी रेशियो है और इंडस्ट्री की जीपी रेशियो है या दूसरी कंपनी की जीपी रेशियो है, ज़रा रीज़न बताओ ये क्यों कम है दूसरे से या क्यों ज़्यादा है दूसरे से। तो इसके पीछे ना 2-3 रीज़न्स होती हैं, अभी नहीं लिखना, ठीक है। अभी डिस्कशन चूँकि चलनी है हमारी पास पेपर्स की और शॉर्ट इंटरप्रेशन में भी ये बात लिखी हुई है, लेकिन 3-4 लाइनें छोड़ दें, मैं ज़बानी वैसे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। देखें कभी कभार ना हमें सेल इंक्रीज़ करने के लिए सेलिंग प्राइसेस को कम करना पड़ता है। अब सेलिंग प्राइस कम होगी, सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, क्वांटिटी इंक्रीज़ करने के लिए सेलिंग प्राइस कम करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल तो उतनी ही रहती है तकरीबन, तो जीपी रेशियो डाउन जा सकती है, एक रीज़न हो सकती है। अब ये ना हम मे के साथ किया करते हैं सारी बातें, जब 2 रेशियोज के अंदर डिफरेंस आ गया, हमें क्या पता उन्होंने सेलिंग प्राइस कम की थी या नहीं की थी, सवाल तो खामोश है। हम पे यूँ कहेंगे कि सेलिंग प्राइस कंपनी ए मे हैव डिक्रीज्ड, मे के साथ, ठीक है ना, मे हैव डिक्रीज सेलिंग प्राइसेस टू इंक्रीज सेल्स। बात समझ रहे हो सकती है ना एक अच्छा, एक और रीज़न भी हो सकती है, मिसाल के तौर पे कि जी कंपनी बी जो है ना वो पुरानी है इस बिज़नेस में, ठीक है, और उनके जो है वो बहुत अरसे से जी कोई चल रहे हैं और प्रोडक्शन लेवल्स हाई हो गए हैं, तो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने, ठीक है ना, कि आप जब हायर लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो आपको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल मिल रहा होता है, ठीक है ना। आप एक फैक्ट्री लगा के 10,000 यूनिट्स बना रहे हैं, दूसरा भी नया आया है, उससे तो बनी ने 10,000, वो फैक्ट्री का खर्चा उसका उतना ही हो गया, लेकिन वो भी 5,000 यूनिट बना रहा है, ठीक है। आपके खर्चे उतने ही हैं, उतने ही बंदे रखे हुए हैं, उतनी ही वही फैक्ट्री लगी हुई है, सेम कैपेसिटी की, सेम बिजली, सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन आप प्रोडक्शन ज़्यादा कर पा रहे हैं, या आपको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है, ये भी इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से हो सकता है, या आपकी लोकेशन ऐसी है कि आप जिस जगह पे बैठे हुए हैं वहाँ से आपको रॉ मटेरियल करीब से मिलता है और ये बेचारे दूर बैठे हैं, इनको दूर से मिलता है, इनको कैरेज ज़्यादा पड़ जाता है। हंड्रेड्स ऑफ रीजन हो सकते हैं ना, ठीक है। अभी मैं लिखवा नहीं था, अभी ज़बानी बोल रहा हूँ। तो जीपी रेशो का इसका ज़्यादा होना और उसका कम होना, ये एक रीज़न हो सकती है कि इनको रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा हो या ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर गए हों और वो ना कर सके हों। लेकिन अगेन ये बात हम लिखेंगे मे के साथ, कंपनी बी मे हैव अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल या इट मे हैव एक्सेस टू चीपर रॉ मटेरियल अवेलेबल एज कंपेयर टू ए, ठीक है ना, बात समझ रहे हो, तो मे के साथ। लेकिन ये 2 रीजन ही हो सकती हैं। जीपी रेशो बताते हुए ना जहन के अंदर ये जीपी से ऊपर वाली बातें रखनी है। तो जीपी से ऊपर क्या होता है, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल। तो सेल प्राइस का बढ़ना या सेल प्राइस का कम होना, ये रीजन हो सकते हैं जीपी के चेंज होने की। कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ना या कॉस्ट ऑफ सेल का कम होना, ये वजह हो सकती है जीपी रेशो के चेंज होने की, ठीक है। अब सेल प्राइस बढ़ाई जाती है सेल रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, क्वांटिटी कम हो सकती है, डिमांड सप्लाई। सेल प्राइस कम की जाती है सेल्स की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो दोनों सूरतों के अंदर जीपी पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। कॉस्ट ऑफ सेल का बढ़ने का या कम होने का क्या रीज़न हो सकता है, मैंने आपको बता दिया, इकोनॉमी ऑफ स्केल भी हो सकता है, रॉ मटेरियल का चीपर अवेलेबल होना ये भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरह की रीज़न हम लिख लेंगे 1-2, फिलहाल ज़बानी बता दी। पहली लाइन में सिर्फ मैंने ये बता दिया कि ये रेशो बताती क्या है कि 100 रुपये सेल करने पर कितना जीपी कमाती है कंपनी, ठीक है। तो 2-3 लाइनें बस आपने छोड़ देनी है और अगली रेशो पे है। नेट प्रॉफिट ओवर सेल रेशो है जी। नेट प्रॉफिट मेरी कंपनी का 75 है, ओए होए होए होए, इत्थे मैं मार खा जानी तुहाडे कोलों जी। नेट प्रॉफिट कितना है, 75।
और नेट सेल्स वो तो 1000 ही है जी, 7.5%। यानी मैं अगर 100 रुपये की सेल करूं तो उसमें 7.5 रुपये मेरा नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है, आप लोग अगर करें तो हो आप तो कमाल कर रहे हैं भाई जी। इधर इन्वेस्टमेंट करनी है ना, कंपनी एक्स, बल्कि ये तो कंपनी बी शुरू हो गई है। खैर असल में ना वो सवाल इसलिए बदलना पड़ा कि उधर कुछ रेशो समझाने के लिए आपने देखा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिल्कुल सेम रखा गया था, तो वहाँ पे ये वाली रेशो तो फिर निकल नहीं सकती थी। जीपी रेशो सेम नेट प्रॉफिट रेशो सेम ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए सवाल को बदलना पड़ा। बहरहाल आपको फिलहाल पहले कंपनी एक्स ज़्यादा बेहतर लग रही थी, आते आते अभी ये कंपनी बी भी बेहतर लग रही है। तो यही आप डिसीजन मेकिंग कर, इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यही है कि कुछ आपने रेशोज को, लिमिटेशंस भी हैं इसकी, वो भी पढ़ाता हूँ आज। ठीक है ना, लेकिन ये कुछ रेशोज को देख के आप इसके डिसीजंस कर रहे होते हैं। ठीक है ना, अच्छा तो लिखें भाई, एक जुमला लिख लें, फिर 2-3 वजूहात ज़बानी सुन लें, इंशाल्लाह वक्त आने पर यहाँ पर ऐड भी कर लेंगे। ठीक है, कंपनी ए इज अर्निंग ₹7.5 पर ₹7.5 नेट प्रॉफिट, यूं लिख लें बल्कि ज़्यादा बेहतर जुमला। सुने कंपनी ए इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ, यूं ज़्यादा बेहतर लग रहा है, कंपनी ए इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7.5 पर ₹100 ऑफ सेल। कंपनी ए, जीगर ने सफाई फाड़ दिया पिछला, है ना। कंपनी ए चौथे सफे पे पहुंच गया। कंपनी ए इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7.5 पर ₹100 ऑफ सेल as compared to ₹20.2 शुरू कैसे हुआ था जुमला, कंपनी ए इज अर्निंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹7.5 पर ₹100 ऑफ सेल एज कंपेयर टू ₹20.2 अर्नड बाय कंपनी वाई, एज कंपेयर टू 20.2 अर्नड बाय कंपनी वाई। अभी खुद ही देख लो यार, छोटी मोटी तो अब कल से XY चल रहा था, अब ए भी हो गया, क्या करूं। ठीक है, देयरफॉर कंपनी एक्स इज बेटर, देयरफॉर कंपनी बी इज बेटर। इधर ही देख के बता दो, देयरफॉर कंपनी बी इज, वैसे इतनी बात तो खुद भी लिखनी चाहिए आपको, ये इंटरप्रिटेशन आप मुझसे करवानी नहीं चाहिए थी। अच्छा जी, फुल स्टॉप के बाद बस 2-3 लाइनें खाली छोड़ दें। इंपॉर्टेंट रेशोज इसलिए हैं कि मैं भी बताता हूँ आपको, सवाल कभी कभी कैसे पूछ लेता है। ठीक है ना, वो कह देगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज बता दो, लिक्विडिटी रेशो, ऐसे नाम ना भी दे तो फिर कौन कौन सी रेशोज हम कम से कम बता दिया करें। ठीक है ना, तो वो बात करते हैं, कर लेते हैं, पास पेपर डिस्कस होने सारे, इंशाल्लाह सारे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसलिए तो मैंने तोड़ दिया इस टॉपिक को, लंबा कर दिया कि रोज़ थोड़ा थोड़ा, ताकि ना इससे जान छूटती है आपको, ना बोले नहीं अभी तो ख़त्म नहीं हो, साथ साथ तैयार भी हो जाए, ताकि हमारा सेशन एंड हो तो रेशोज़ तैयार हो साथ ही, फिर आप रिवर्स ऑर्डर में चल पड़ें और जो नए नए टॉपिक थे वो पहले करते जाएं, ताकि क्विकली रिवीजन होती चली जाए टूवर्ड्स IAS 16 सफ़र जारी हो जाए आपका। ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह सही रहेगा, उम्मीद तो है। अच्छा जी, ये बात समझ आती है। अच्छा, इसके पीछे भी देखो, रेक्टिफिकेशन याद है, टाइमिथी वाला सवाल भी करवाया था आपको, याद है। ठीक है, जीपी और नेट प्रॉफिट, तो जो चीज़ जीपी को हिट करती है अल्टीमेटली नेट प्रॉफिट को तो हिट करती ही करती है। तो अगर आपको नेट प्रॉफिट की रेशियो में इंटरप्रिटेशन में कोई रीज़न देनी पड़ जाए तो नेट प्रॉफिट की कमी जो है वो 2 सेम रीज़न जो जीपी के अंदर आप बता के आए थे वो भी बता सकते हैं, अगर अलग अलग रेशोज नहीं गिवन दो, सिर्फ जीपी रेशो या नेट प्रॉफिट रेशो है तो नेट प्रॉफिट वाली रेशो में जीपी वाली बातें भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की इंटरप्रिटेशन मांग लिया तो जो जीपी में कह दिया फिर वो नेट प्रॉफिट में कहने की जरूरत नहीं है। फिर मतलब यूं भी कह सकता है कि इसका नेट प्रॉफिट कम होना जीपी के कम होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन एक बड़ी ज़बरदस्त बात यहाँ पे क्या नज़र आ रही है, जीपी के अंदर फ़र्क कम है, नेट प्रॉफिट तक आते आते, रेशो तक आते आते फ़र्क बढ़ गया है। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है आप बताओ। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अच्छा मैनेज कर रहे हैं, इनके सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस
फाइनेंस कॉस्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस जो हैं ये अच्छे मैनेज हो रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इनके सही मैनेज नहीं हो रहे। तो ये एक रीज़न लिखेंगे हम क्या कहेंगे कि जी जीपी रेशो में तो फर्क थोड़ा कम ही है, जो कि शायद सेलिंग प्राइस ऊपर बता ही दिया था हमने, ठीक है, लेकिन नेट प्रॉफिट के तक आते आते फर्क बहुत बढ़ गया है। उसी वजह ये हो सकती है मे, ठीक है ना, there could be a reason, there may be a reason that company B is managing its operating expenses more efficiently than company A। बस मे के साथ हमने ये बात भी कर दी, एक रीजन है, ठीक है। अच्छा, अगर बैलेंस शीट दे देता है आपको जिसके अंदर आपको नजर आता है कि कंपनी ए के, अभी हमारे पास बैलेंस शीट होती है ना कंपनी ए की, ठीक है, कंपनी ए के लोन्स बहुत ज्यादा हैं जिसको गियरिंग रेशो भी कह रहे थे, कंपनी बी के कम है, ये भी तो एक रीजन हो सकती है। फाइनेंस कॉस्ट भी तो जीपी के बाद और नेट प्रॉफिट से पहले आती है ना, तो हम फिर ये रीजन भी कह सकते हैं कि दिस में बी अ रीजन। अगर इंटरेस्ट रेट वगैरह नहीं है, क्लियरली पता नहीं लग रहा, तो बंदा कह सकता है दिस कुड बी अ रीजन दैट कंपनी ए हैज हायर लोन्स व्हिच मे हैव रिजल्टेड इन हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस, दिस कुड बी अ रीजन। तो ऐसे एक दो रीजन हम देंगे। बहरहाल ये छोटी मोटी रीजन वो शॉर्ट पेज से देखकर इधर एक आधा पॉइंट डलवा दूंगा मैं, ठीक है ना। फिलहाल सिर्फ डिस्कशन चलती रहे, ज़रा हमारा आहिस्ता आहिस्ता माइंड जो है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता रहे, ठीक है ना। ये बातें समझ आ रही हैं, ये मुश्किल तो नहीं है, आसान सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद एक्सपेंस रेशोज हैं। अब उसमें रेलेवेंट एक्सपेंस उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा जी कॉस्ट ऑफ सेल ओवर सेल भी बताओ, एडमिन एक्सपेंस ओवर सेल भी बताओ, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस ओवर सेल भी बताओ, ठीक है ना। तो बस ठीक है, आप कर लेंगे इसको, बल्कि कर लिया होगा आपने, तो इसकी इंटरप्रिटेशन भी ऐसे ही होगी। आप कहेंगे जी जैसे, किधर है यार इसका आंसर, ये इंटरलिंक्ड भी होती हैं, ठीक है ना। जैसे कॉस्ट ऑफ सेल तो 60-55 ठीक थी, एडमिन एक्सपेंस की रेशो 8% है, इनकी 6.5 है, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की इनकी 11% है, इनकी 7.5 है। अब जैसे आप 1 बाय 1 कर रहे थे ना ऊपर, बिल्कुल उसी तरह से इसकी इंटरप्रिटेशन कर देंगे। रीजंस तो इंशाल्लाह विल कम आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है ना। अब मैं इस डिटेल के अंदर नहीं जा रहा, आप इसी तरह से बोलोगे। क्या कहोगे जी, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल ओवर नेट सेल रेशो आई, तो आप कहोगे कंपनी ए हैज़ incurred ₹60 cost of sale per ₹100 of sale as compared to ₹55 incurred by company B. Company X has incurred ₹8 per ₹100 of sale in respect of admin expenses as compared to 6.5% of company, बोलो ऐसे ही यहाँ पर तो बता सकते हो, एक एक लाइन ही लिखनी है ना। ये घर पे अभी आपने लिखकर तीनों रेशोज को, उसके आगे एक एक लाइन आपने खाली छोड़ देनी। अच्छा, अब एक छोटी सी बात जो है ना वो ज़रा मुझे देखने दें, हज़म जो नहीं हो रही थी। फाइनेंस कॉस्ट देखें ज़रा, फाइनेंस कॉस्ट तो दोनों की सेम ही है ना। $120 है एक ही, बड़ी गड़बड़ है भाई, बड़ी गड़बड़ है। इसका मतलब, अच्छा अब हम ना क्रॉस कमेंटिंग फिलहाल कर नहीं रहे, लेकिन अब सादा सी बात जो मुझे नज़र आई है ना, देखो बाकी तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, ज़्यादा फ़र्क जो है वो शायद सेल के अंदर ही है, वो सेल ही बहुत ज़्यादा हायर लेकर चल रहे हैं कंपनी बी वाले। बहरहाल अभी हमने ये बेस बना ली इसकी, अब इंशाल्लाह इस तरह से क्रॉस कमेंटिंग भी सीखेंगे, पर आहिस्ता आहिस्ता ना स्टेप बाय स्टेप चला जा सकता है। मैं पहले दिन ही आपको ये कह दूं कि ये रेशो उधर भी है, ये रेशो उधर भी इम्पैक्ट देती है, ये रेशो का उधर भी इम्पैक्ट जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। अभी हमने बेसिक रेशोज कर ली, आपने इसके नीचे सिर्फ एक रेशो की जगह छोड़ देनी है अपने। कह उम्मीद है दूसरा सफ़ा भी पूरा नहीं हुआ होगा, थोड़ी सी जगह होगी, एक रेशो की जगह तो होगी, छोटी सी रेशो की जगह। बस प्राइस अर्निंग रेशो जो है वो मैंने अभी आपको बस लिखवानी है यहाँ पर ही, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो ईपीएस के टॉपिक के अंदर है ना, वो वहीं पे बता दूंगा, फिर ना लिखना है इधर। मैं तो कह रहा था चलो वो भी यहीं पे आ जाएगी, आपकी मर्जी है, नहीं जगह तो ठीक है ना सी, ओके। अच्छा जी, जगह बहुत अच्छा जी। अब थोड़ी सी बात, जरा पॉज कीजिएगा भाई, जरा पॉज कीजिएगा, चाह दी चुस्कियां ले जाते हो। अच्छा जी, बात हो रही थी, बात सुन लें यार, पास पेपर पे मूव करने से पहले ना थोड़ी सी ऐसे ही ना थ्योरेटिकल डिस्कशन मेरा दिल लगे कर लें
क्योंकि एकदम से सारी इकट्ठी थ्योरेटिकल डिस्कशन करना भी बड़ा मसला बन जाता है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस रेशियो एनालिसिस की। उसके बाद एक दो पास पेपर डिस्कस करके हमने आज वो भी स्पटनिक भी करना है, लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। ये लिमिटेशन यहाँ भी यूज़ हो जाएगा, यही लिमिटेशन फिर ईपीएस के टॉपिक के अंदर भी जो आपने अंग्रेजी पढ़ी होगी ना उसके अंदर भी ये यूज़ हो जाएगा। थोड़ी बात ही कर रहा हूँ, ये भी लिख के दे दूंगा, टेंशन ना ले। किताब के अंदर लिखी हुई लिमिटेशंस देखोगे ना आप तो वो लंबी चौड़ी कहानियाँ होती हैं, तो मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि एक एक लाइन की आपको लिमिटेशन लिख के दे दूँ, 4 से 5 काफ़ी है। हो सकता है कोई 2-3 नंबर की लिमिटेशन वो थ्योरेटिकली पूछ भी ले, एक दो बार उसने पूछी भी हुई है। अच्छा, अकाउंटिंग पॉलिसी का अब आपको पता है, आइए सेट पढ़ा है, ठीक है। आपको पता है अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? मिसाल के तौर पे FIFO और एवको, बड़ा मशहूर है, बड़ा पसंद है हमें, हैं FIFO और एवको। अच्छा, आपको ये तो पता है बचपन में जो आपने इंट्रो में बातें पढ़ी थी कि FIFO से स्टॉक एट द सेम टाइम सेम स्टॉक एवको से अगर निकले तो दोनों के अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है। स्टॉक डिफरेंट तो प्रॉफिट डिफरेंट। अब सेम स्टॉक होने के बावजूद दो कंपनीज की डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से आंसर्स रिजल्ट्स डिफरेंट आ सकते हैं। अब ये एक लिमिटेशन है इस रेशियो एनालिसिस कि डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट रिजल्ट्स देती हैं, हालांकि कंपनीज मोर और लेस सेम होती हैं, उनके ऑपरेशन सब कुछ सेम चल रहा होता है। तो बहरहाल ये एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि भाई ये सब कुछ तो है, स्टिल ये बड़ा यूजफुल टूल है, यूज तो इसको किया जाता है, लेकिन इसमें कुछ मसले मसाइल हैं। अब कंपनी एक्स और कंपनी वाई को हमने कंपेयर किया, अब इन दोनों के अंदर डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज तो यूज हो रही हैं, अब उनका क्या करें भाई? कुछ नहीं हो सकता, अब उनका क्या कर सकते हैं, बस वो है सो है। ये एक लिमिटेशन है, ठीक है ना। तो पहली लिमिटेशन लिखो पे, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मे डिस्टॉर्ट इंटर कंपनी कंपैरिजन। दो कंपनीज का आपस में कंपैरिजन, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर हो तो वो डिस्टॉर्ट हो सकता है ना कंपैरिजन। तो लिखो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज में डिस्टॉर्ट, खराब कर देगी इंटर कंपनी कंपैरिजन। बेटा किताबों में देखोगे ना तो वो फिर उसको यहाँ पे नोट करके देखना, 5-6-7 लाइनों के अंदर ये बात लिखी होगी। फिर शॉर्ट, अब इससे क्या और क्या शॉर्ट करूँ इससे यार, इतनी सी बात तो लिखनी है, इतनी सी बात तो लिखनी है ना, अब क्या करूँ मैं? डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बस लिमिटेशन है, थोड़ी सी बात तो करनी है ना उसको कि क्या करती है वो। इन्फ्लेशन भी तो एक चीज़ है, किसी रेशो के अंदर डिस्कस भी किया था शायद मैंने किसी वक्त में, शायद ईपीएस में या यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बात ज़रूर की थी कि देखो, हाँ शायद वो थोड़ी सी बात किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था गालिबन, वो भी लिमिटेशंस ही थी गालिबन। हाँ देखो, हमने आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हुई हैं एक्स की भी वाई की भी, हमने कंपैरिजन उसके ऊपर कर लिया, हम डिसीजन मेकिंग उसकी बेस पे करने जा रहे हैं। अब हम पास्ट का डाटा यूज़ कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं फ्यूचर का। इन्फ्लेशन भी तो एक चीज़ है, महंगाई का भी तो एक एलिमेंट है। रेशियो एनालिसिस उसको कैटर, उसको कवर नहीं करता। ये बात समझ आई है? ये एक लिमिटेशन है, बट क्या करें, है, ठीक है। यार ये वाली लाइट ऑफ कर दूं, ये सही नज़र आ रहा है सबको? आमिर भाई इधर भी सही नज़र आ रहा है? चलो चलें फिर लिखें, इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ओवर टाइम। अब ये मैं ये नहीं कह रहा इंटर कंपनी, दो कंपनीज का कंपैरिजन तो इन्फ्लेशन वो एक टाइम पे कर रहे होते हैं ना, उसमें तो शायद इन्फ्लेशन डिस्टॉर्ट नहीं कर रही, लेकिन ओवर टाइम अगर हम चलें किसी एक कंपनी का ही कंपैरिजन पिछले साल से अगले साल तक उसकी डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं कि ये पिछले 2 साल से जी इसकी ये रेशो आ रही है,
अगले साल पे डिसीजन ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट का मिसाल के तौर पे, तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट हमारी रेशियो एनालिसिस के अंदर नहीं है, वो कुछ और तरीका करना पड़ेगा, करना भी पड़ा तो इन्फ्लेशन इस रेशियो एनालिसिस के अंदर किसी फॉर्मूला के अंदर आपने नहीं देखा कि इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट हो रही है। तो बाहर ये एक लिमिटेशन है, तो लिखें इन्फ्लेशन में डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ओवर टाइम। ratios over time. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जितनी कुछ सही होंगी, रेशियो एनालिसिस के रिजल्ट्स भी उतने की सही होंगे। ये बात समझ आई? जितनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी होंगी उतनी ही रेशियो का रिजल्ट भी सही होगा ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर कोई गलती है तो रेशियो में भी फिर वो गलती निकल नहीं सकती। रेशियो एनालिसिस ने तो बहरहाल इसको नहीं निकाला। तो इसका मतलब एक लिमिटेशन ये भी हम लिख सकते हैं कि, मैं लिखवाता हूँ, पहले सुन तो ले, कि रेशियोज उतनी की ठीक हैं जितनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक है, जिनकी बेस पर वो रेशियोज निकाली गई हैं, जिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेस पर रेशियोज कैलकुलेट की गई हैं, जितनी को वो दुरुस्त हैं उतनी ही रेशियो दुरुस्त है। अगर उसमें वो गलती है तो वो गलती रेशियो में भी है। अब ये एक लिमिटेशन है। अब क्या कर सकते हैं, दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं, आपने दो कंपनीज की उनका कंपैरिजन कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर को गलती है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, आप रेशियो एनालिसिस करते हुए बहरहाल आप उसको इग्नोर ही कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो लिखें ratios are as good as the financial information on which they are based. The ratios are as good as the information on which they are based. As good as the फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बोला मैंने? नहीं, इंफॉर्मेशन वही होती है ना, बस ठीक है। इंफॉर्मेशन जरा शॉर्ट बात। द रेशियोज आर एज गुड एज द इंफॉर्मेशन ऑन विच दे आर बेस्ड। ठीक है, सही है। आसान आसान बातें ये ज़हन में रह भी जाएंगी। वो कहता है 2 लिमिटेशंस, 3 लिमिटेशन, 4 लिमिटेशन लिख दो, तो ऐसी लिमिटेशंस हैं जो आप बता सकते हैं। ठीक है ना, याद रह जाती हैं। इसमें भी शॉर्ट जहन में रखने के लिए डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, इन्फ्लेशन और इंफॉर्मेशन। अब ये ज़रा लंबा है, इसको शॉर्ट और क्या कर, मतलब इसको हाईलाइट करने के लिए और शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, एक और भी मसला होता है, अगर किसी कंपनी ने ही अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज ओवर द ईयर कंसिस्टेंट नहीं रखी, तो इवन उसने नोट भी दिया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि ये चेंज इन पॉलिसी है, आप क्या कर सकते हो? रेशियो एनालिसिस के अंदर तो गड़बड़ फिर हो गई ना। ठीक है, अगर आप ओवर द ईयर्स कंपैरिजन कर रहे हो और कंपनी की अपनी ही अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं हुई तो ये भी डिस्टॉर्ट कर देगा इन्फ्लेशन, ये इन्फ्लेशन की तरह से रेशियो एनालिसिस को। ठीक है, तो लिख लो ये भी। आसान आसान बातें जो जहन में रह जाएं। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, ये पहले मुश्किल होता था अकाउंटिंग पॉलिसीज समझाना, जब से IAS 8 आया ना, इस दफ़ा तो आसान लग रहा है बड़ा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर may produce wrong, misleading results.
एक और मसला भी हो सकता है, ठीक है इन्फ्लेशन के साथ मिलता जुलता है, लेकिन अगर 5 को पॉइंट्स कह दो ज़बरदस्ती एक पॉइंट और बना रहा हूँ, अब ये अलग से भी इन्फ्लेशन तो बहरहाल है ही है, ठीक है। जो इन्फ्लेशन है वो तो पिछले साल की बेस के ऊपर भी आप कह सकते थे ना पॉइंट, जैसे मिसाल के तौर पे आप कहो जी पिछले साल की निस्बत इस साल परसेंटेज इंक्रीज इन ग्रोथ 10% आया है, परसेंटेज इंक्रीज सॉरी ग्रोथ परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स 10% आया है। आपकी रेशो एक बता रही है, मैंने याद नहीं रहा, परसेंटेज इंक्रीज इन सेल की रेशो भी करवानी थी, चलो वो भी करवा देता हूँ, अभी याद करवाना मुझे, ठीक है ना। अभी भूल भी जाऊँ तो किसी भी वक्त घर जाने से पहले मुझसे परसेंटेज ग्रोथ इन सेल्स ये रेशो मैंने बतानी है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि परसेंटेज ग्रोथ इन सेल जो है वो हम कह रहे हैं जी 10% जी हमारी सेल पिछले साल की निस्बत ग्रो हुई है। किसी ने कान में कहा 10% तो महंगाई भी बढ़ गई है भाईजान, यानी पिछले साल में 10% महंगाई बढ़ी है तो फिर आपकी सेल तो नहीं ना बढ़ी। ये इन्फ्लेशन को इस तरह से ले लो, इन्फ्लेशन मेड डिस्टॉर्ट कंपैरिजन ऑफ रेशियोज ओवर टाइम। बात समझ आई है? वो 10% चीज महंगी हो गई है, आपने क्या ग्रोथ से होगी, पहले भी 10 यूनिट बेचे थे आपने, इस दफा भी 10 यूनिट बेचे हैं आपने, 10% प्राइस सेल में क्यों इंक्रीज आया, वो जी 10% सेलिंग प्राइस बढ़ा दी थी आपने, तो ये तो इन्फ्लेशन हुई है, महंगाई हुई है, ठीक है ना। ये परसेंटेज ग्रोथ इन सेल तो ना हुई ना, तो इन्फ्लेशन का मसला इस तरह से ले लो, और जो अब बात कर रहा हूं ना वो अब फ्यूचर पे ले जाओ। बात समझ आई है? यानी ये पास्ट फ्यूचर दोनों पे चल सकता था, लेकिन अब मैं क्या बात कहने लगा हूं, अब मैं ये कहने लगा हूं कि हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो यूज़ की वो पुरानी थी, 1 साल 2 साल पुरानी थी, उनकी बेस पे हमने रेशियो एनालिसिस किया और फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं। अब हो सकता है ये जो इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ की है ये आउटडेट हो गई, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं आउटडेटेड, उसके अंदर चीज़ें पड़ी भी हैं, अगर 2 साल पुरानी भी आप यूज़ कर रहे हो तो बहरहाल इसका इस मसले को रेशियो एनालिसिस कैटर नहीं करता, ठीक है, बस है मसला तो है, ठीक है, तो लिख लो accounting information used to prepare ratios may be out of date. Accounting information, अब ये ना कहना कि ना यूज करें फिर, और भाई ना यूज करें ना लिखें फिर पॉइंट, ठीक है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूज टू prepare ratios, ratio analysis may be outdated. अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रॉफिट बड़े गड़बड़ हो गए, प्रॉफिट गड़बड़ हुए तो हम कह रहे हैं जी कंपनी के तो हालात ही ख़राब हो गए, कंपनी ने प्रॉफिट ही नहीं कमाया, कंपनी ने जो है ना गंद ही किया है साल, पिछले साल की निस्बत इस साल में। ये कोई नहीं बता रही रेशो कि कोरोना भी आ गया था, बिजनेस कंडीशंस ऐसी थी कि हालात ऐसे थे कि इनका तो सर्वाइव करना ही बड़ा मौजज़ा था। आप कह रहे हैं कि इन्होंने प्रॉफिट्स नहीं हायर कमाए, उल्टा लोअर हो गए। क्या मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल्स पड़े होते हैं, रेशियो एनालिसिस फाइनेंशियल कंडीशंस या फाइनेंशियल इम्पैक्ट तो बता देता है रेशियो एनालिसिस का, लेकिन बिजनेस की एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल पिक्चर, बिजनेस कंडीशन क्या रही थी, इसको कैटर नहीं कर रहा होता, तो ये भी एक लिमिटेशन है, तो लिखें इसको। Okay, financial statements on which ratios are based, financial statements on which ratios are based only reflect financial information, only reflect financial information, but not the complete picture of business conditions, but not the complete picture of business conditions। मेरे ख्याल में काफ़ी है।
हाँ भाई, ये नज़र आ रहा होगा सही? चलें जी, इसकी पिक्चर ले लेते हैं, आप लोगों को भी नज़र आ रहा है। लिख लें, लिख लें। ये सही है? हाँ भैया ठीक है। ऐसा अब एक चीज़ और भी होती है, रेशो एनालिसिस की इम्पोर्टेंस, लेकिन अब उसकी ना बात कल कर लेंगे। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि मैं भूलूँ ना, यहाँ पे लिखा पड़ा हो, ठीक है ना। पर्पस या यूज़ ऑफ रेशो एनालिसिस, ठीक है। ये भी वो 1-2 नंबर की बात पूछ सकता है। पर्पस एंड या और इम्पोर्टेंस चलो ये मैंने लिख लिया है। एक बात तो हो गई ना, लिमिटेशंस वाली बात हो गई, पर्पस इंपॉर्टेंस भी देख लेंगे। ज़रा आप पास पेपर्स की तरफ मूव करें। क्या करना है? वो कर लेंगे, जगह छोड़ दो, कह तो दिया। कौन जा रहा है? जाते हुए क्या क्या कह रहा है? ये था जी आपका होमवर्क, यही था होमवर्क। अच्छा जी, प्लीज पार्ट ए के अंदर को मसला आया तो बताएं। पार्ट ए तो बिल्कुल सिंपल था, सिर्फ कैलकुलेट करने का बोला था उसने, कैश ऑपरेटिंग साइकिल। और कैश ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब आपको डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और क्रेडिटर डेज चाहिए होते हैं, ठीक है ना जी। ठीक है, ये आपका ऑपरेटिंग साइकिल आ जाता है। उसके बाद पार्ट 2 है, उसमें उन्होंने कहा है जी 2 लिमिटेशंस बता दें। तो 2 लिमिटेशंस तो आप अभी भी बता सकते हैं जी, बताएं। इन्फ्लेशन, आउट ऑफ डेट है, डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं, बस 2 कही हैं उसने, आपको ज़्यादा बता रहे, टाइम नहीं ज़ाया करना, वहाँ शोके नहीं होना। 2 कही हैं, 2 लिख देना बस, ठीक है। ओके निकल ना जाएगी। यहाँ पे सॉल्यूशन कहाँ पे है इसका? ये क्या कह रहे हैं जी, वो क्या कह रहे हैं देखें, उन्होंने क्या बताया। अच्छा, कोई मुश्किल अंग्रेजियों में बातें कुछ ऐसी ही लिखी हुई हैं, लिमिटेड कंपेरेटिव बिटवीन डिफरेंट फर्म्स अप्लाई डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, बट ठीक है, हमने लिख दिया ये आगे। फॉर अकाउंटिंग रेशियो आर बेस्ड ऑन डाटा ड्रॉन फ्रॉम इन दिस केस डाटा इज इनकरेक्ट रेशियो। हाँ, हमने ये बात भी लिख दी। इफेक्ट ऑफ प्रायर लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल सॉरी चेंजेस, इन्फ्लेशन, हाँ ये भी हमने कर ली। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, हमने बिजनेस कंडीशन की बात तो ऑलमोस्ट हमने भी यही बातें की हैं। तो मुश्किल अंग्रेजी, मुश्किल लंबे लंबे जुमलों की बजाय आसान 5-6 जुमले लिख लिए, लेकिन अब उनको याद कर लेना, ये ना हो कि तुमको अच्छा ठीक है वो भी रहने दे। अच्छा जी,
क्वेश्चन नंबर 2 मैंने अभी रहने दिया था। असल में ना क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर एक छोटा सा मसला है, वो मसला है ये वाली फिगर। ये ना प्रिंटिंग एरर है, इसको सही कर दें। मुझे हर दफ़ा ही भूल जाता है, ये इस दफ़ा नहीं भूलेगा। सही वाला 14 है। ये ज़रा ना आप इस अटैम्प्ट को ज़रा चेक कर लेंगे। ऑटम 16 का पेपर मौजूद होगा, ज़रा चेक कर लीजिएगा वेबसाइट पे, ओरिजिनल सवाल से देख लीजिएगा। ये फिगर सही नहीं है यहाँ पर। ट्यूशन में ठीक है, कितनी फिगर है ये? ट्यूशन में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 14। जी यही सही फिगर है। तो ये फिगर 13 मिस प्रिंटिंग है जी। ये 14.7 कर लें और आज आपका होमवर्क ये भी हो जाएगा। कल मेरे पास ज़रा टाइम नहीं था, मैंने जल्दी में इसमें भी क्या है, इसमें सिर्फ कैलकुलेट करनी है लिक्विडिटी रेशोस, फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है जी। अब कह रहा है वो कमेंट, वो तो बात की बात है। मुझे बताओ लिक्विडिटी रेशोस में कौन कौन सी रेशोस कैलकुलेट करोगे? करंट और क्विक। और वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालने के लिए आपको ये तीनों रेशोस निकालनी पड़ती हैं। आपको पता है, डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज। ठीक है। अब कैलकुलेशन 10 नंबर का सवाल है। ठीक है, कैलकुलेशंस करनी है। टोटल रेशोस निकली हैं 4 वर्किंग कैपिटल की, वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना है ना। 3 रेशोस डेज वाली निकालोगे, चौथी वर्किंग कैपिटल की और 2 लिक्विडिटी की। 6 रेशोस कैलकुलेट करनी है और उन पे कमेंट भी करना है। कमेंट क्या करना है, वो कह रहा है एंड कमेंट ऑन द रिजल्ट्स ऑफ योर कैलकुलेशंस अज्यूमिंग दैट ऑल सेल्स एंड परचेज आर मेड ऑन क्रेडिट। ठीक है। अब आपके पास, आपके जहन के अंदर देखें क्या चीज़ है, आपके जहन के अंदर क्या चीज़ है? वर्किंग कैपिटल डेज है, वर्किंग कैपिटल साइकिल है, डेटर डेज है, क्रेडिटर डेज है, इन्वेंट्री डेज है। ठीक है। और साथ ही लिक्विडिटी भी उसने पूछ लिया है। तो कमेंटिंग थोड़ी सी आप इस तरह से कर सकते हैं। देखें, करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़, मतलब 1 रुपया करंट लाइबिलिटी का पे करने के लिए आपके पास कितने करंट एसेट्स हैं? तो भाई डेटर्स भी तो वही करंट एसेट्स हैं, इन्वेंट्री भी तो वही करंट एसेट है, क्रेडिटर वही करंट लाइबिलिटी ही तो है। तो रेशोज़ को अलग अलग कैलकुलेट करके आपने क्रॉस कमेंट भी करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, लेकिन ब्रीफली, ठीक है ना। आप वर्किंग कैपिटल को डायरेक्ट ही हिट कर लें, लेकिन एक बात याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल को इम्प्रूव करना बाहर आल एक फाइनेंस मैनेजर का काम होता है। वर्किंग कैपिटल साइकिल को इम्प्रूव करने का मतलब क्या है? इधर देखो, जितने डेटर डेज कम से कम होते चले जाएंगे उतना, जितने इन्वेंट्री डेज कम से कम होते चले जाएंगे उतना, जितने क्रेडिटर डेज ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जाएंगे उतना हमारा कैश साइकिल बेहतर होता जाएगा। अब ये कुछ मैयर्स होते हैं जो लेने होते हैं। आप डेटर डेज को कम कैसे कर सकते हैं, कुछ सोच के बताएं। डेटर मतलब जिससे आपने चीज़ें बेची हुई हैं, जिसको उधार पे, उससे पैसे जल्दी आ जाएं। क्या? सेटलमेंट डिस्काउंट दे दो भाई। ठीक है, कैश डिस्काउंट, सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर करो तो पैसे जल्दी ले आएगा। और क्या हो सकता है? उधार देते हुए चेक कर लो, बंदा ठीक है ना। आपका एक क्रेडिट डिपार्टमेंट होता है ना, क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए, वो डिपार्टमेंट ज़रा स्ट्रॉन्ग करो, ताकि जो बंदा भी उधार पे चीज़ें लेने आए वो ज़रा उसकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करे, क्रेडिट रेटिंग को चेक करे कि ये बंदा, इसकी क्या आदत है, क्या ये पैसे देने में सुस्त रवि का शिकार रहा है पुराने अरसे में, या ये टाइमली पैसे दे देता है। दूसरा, कहीं ये बैड डेट होने का आदी तो नहीं है। अब ये भी आपने सेल के वक्त ही एक मैयर ले लिया जिससे आप डेटर कलेक्शन पीरियड को ऐसे लोगों को बेच रहे हैं चीज़ें जो ना तो भागने के आदी हैं ना लेट पेमेंट्स करने के आदी हैं। ये भी एक मैयर है। तो आपने डिस्काउंट ऑफर कर दिया डेटर को, या आपने क्रेडिट वर्दीनेस चेक करने के लिए, भाई तुम क्या लतीफ़ा लिखा हुआ किताब में, ठीक है, आपने क्रेडिट वर्दीनेस बेहतर करनी, क्रेडिट ऐसे बंदों को उधार दे रहे हैं जो टाइमली पैसे देते हैं, बैड डेट भी नहीं होते हैं। ठीक है, और आप डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे हैं, इससे बेहतर क्या हो रहा है, आपका डेटर कलेक्शन पीरियड कम होता जा रहा है। ठीक है, एट द सेम टाइम आप क्रेडिटर डेज को बढ़ा सकते हैं। अब ये कैसे बढ़ाएंगे? आप निगोशिएट करने जाते हैं ना टर्म्स,
अब ये हमने लिखनी है बातें, ऐसे ही लिखनी है बस कि जी आप जब क्रेडिटर से टर्म्स निगोशिएट करने जाएं तो कोशिश करें कि मैक्सिमम अवेलेबल क्रेडिट मिले आपको। ये नहीं करना कि उसको 30 दिन अगर वो दे तो आप 40-45 दिन उसको जलील कर करके पैसे दे, वो कल को ना खुद पैसे आपको दोबारा उधार पे चीज़ बेचेगा ना किसी और को बेचने देगा, कहेगा बंदा नहीं ठीक। जैसे आप किसी की क्रेडिट वर्दीनेस चेक कर रहे हैं ना, ऐसे आपकी भी क्रेडिट वर्दीनेस है। हाँ, टर्म्स डिसाइड करते हुए कोशिश करें उससे मैक्सिमम एक्सटेंडेड क्रेडिट लिमिट्स ले लें। अगर वो लोगों को 15 दिन के उधार पे चीज़ बेचता है, आप उसको मना के बहला के फुसला के 30 दिन पे राजी कर लें आप, ये आपकी कोशिश है। टर्म्स डिसाइड होते हुए आप एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ले लें, ये भी एक तरीका है आपके वर्किंग कैपिटल को इंप्रूव करने की, क्योंकि ये माइनस होने वाली फिगर है। ये जितना बढ़ती जाएगी आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ना इस बेसिकली ना इधर अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा था ब्रीफली एक्सप्लेन भी करें सिग्निफिकेंस, तो इसके अंदर मैंने कल बात बता दी थी आपको कि आपकी जेब से पैसे निकलकर आपकी जेब में वापस आने का वक्त ये कहलाता है कैश ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। दरअसल ना डीप डाउन जाकर सोचो तो कहानी पता है क्या है, कितने दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज करनी पड़ती है। क्या मतलब, आप इन्वेस्टमेंट करते हो रिटर्न आता है, आपने बैंक में 1 साल के लिए पैसे रखवाए, अल्लाह माफ़ करे तो वापस रिटर्न आया, अब 1 साल का अरसा आपको वो पैसे इंटैक्ट रखने पड़े, इन्वेस्टमेंट बैंक में डिपॉजिट में पैसे पड़े रहे। ऐसे ही ये बिजनेस के अंदर होता है, आपने पैसे इन्वेंट्री खरीदने के लिए लगा दिए, अब वो इन्वेंट्री पड़ी है, अब आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है, ये चीज़ जो आपने खरीद रखी है, ये इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल ये बताता है कि आपको कितने दिन के लिए इन्वेंट्री में पैसा जो फंसा के रखना है, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री को आपने कहीं से अरेंज करना है। आपके पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, तो कितने दिन के लिए आपको ये पैसे चाहिए इन्वेंट्री खरीद कर उसको बेचकर उसके पैसे वापस लाने के लिए। मैं यूं कह रहा हूं कि अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तो आपने कहीं से अरेंज करना है पैसा, आप किसी से उधार पकड़ेंगे कि यार मैं थोड़ा सा कारोबार कर लूं, तो कितने दिन के लिए आपको वो उधार पकड़ना चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल बता रहा होता है। ठीक है ना, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या बता रहा है जी, कि कितने दिन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्रीज को फाइनेंस करना पड़ेगा, यानी ये पैसे आपको अरेंज जहां से भी करने हैं वो कितने दिन के लिए करने चाहिए, ये वर्किंग कैपिटल साइकिल बता रहा होता है आपको। ठीक है ना, तो मैंने वर्किंग कैपिटल साइकिल की आपको सिग्निफिकेंस बताई और साथ ही इसको इंप्रूव करने के मेजर्स भी बता दिए। ठीक है, ये बात समझ आती है। अच्छा चलो, सेकंड क्वेश्चन तो अब आप इसी तरह से होमवर्क में कमेंट करोगे, क्रॉस कमेंटिंग के अंदर भी आप बताओगे। अगर लिक्विडिटी रेशो किसी की कम है दूसरे की निस्बत, तो आप कहोगे कि यार ज़रा बढ़ाओ ना, फिर डेटर से पैसे जल्दी रिकवर करो ना, डेटर से एक्सटेंडेड पीरियड, इस तरह की बातें आपने कोशिश करनी है लिखने की, फिर इंशाल्लाह इनको समराइज करते जाएंगे। तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। तो क्वेश्चन नंबर 1, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो एक्सप्लेन ब्रीफली वाला पॉइंट था, ये मैंने आपके साथ अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ठीक है, ये कुछ बात इस तरह की यहां पर लिखी हुई थी। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 अब आपका आज का होमवर्क है। आज क्या दिन है? होमवर्क ऑफ ट्यूसडे। डेट क्या है? हसन लिमिटेड, इसको करेक्ट कर लिया आपने? ठीक है, ये 13 को काट के 14 वाले 13 को काट के आपने 14.7 कर लेना है। ठीक है जी, अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 तो आसान सी बात ही थी। ये पास पेपर 1 में को मसला है तो पूछ लें। अच्छा जी, पास पेपर 3 में क्या कहा गया था? लो, इसमें तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या कहा गया था, लिक्विडिटी रेशोज, डेट रेशोज और वर्किंग कैपिटल रेशोज निकालो। 6 नंबर की सिर्फ कैलकुलेशन थी। तो लिक्विडिटी रेशोज में करंट रेशो और क्विक, डेट रेशो आज आपने पढ़ ली है, ये कल माजरत के साथ होमवर्क में चला गया था। डेट रेशो एक ही है, डेट ओवर इक्विटी रेशो। ठीक है जी, और इसके साथ आप एडिशनली थोड़ा रोब झाड़ने के लिए इंटरेस्ट कवर रेशो भी बता सकते हैं। जहां पे डेट रेशो निकालो, डेट इक्विटी रेशो, गियरिंग रेशो, साथ ही इंटरेस्ट कवर रेशो, अगर इंटरेस्ट टेबल पड़ा हो ना वो भी निकाल के बता दो।
क्योंकि जो लेंडर होता है ना, लेंडर, उसको दोनों फिक्रें होती हैं। बैंक जो होगा उसको दोनों फिक्रें होंगी, मैं जो पैसा दे रहा हूं प्रिंसिपल अमाउंट, क्या वो सेफ सिक्योर रहेगी। अब जो हाई गियर्ड कंपनी होगी वो कहेगा नहीं 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 नहीं, हाँ बड़ा रिस्क है, रहने दो रहने दो। और जो लो गियर्ड होगी उसमें कहेगा हाँ इसको दे दो, ये बंद भी हो गया तो इनका अपना पैसा शेयर कैपिटल की फॉर्म में इतना बड़ा है कि मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती उसको, जाहिर सी बात है बैंक इन्वेस्ट कर रहा है पैसे तो उसको इंटरेस्ट के अंदर भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। अब वो इंटरेस्ट वाले इंटरेस्ट को देखने के लिए वो इंटरेस्ट कवर रेशियो को देखता है, अपने प्रिंसिपल अमाउंट की सिक्योरिटी के लिए वो डेट इक्विटी रेशियो को देखता है, और अपने इंटरेस्ट को देखने के लिए वो इंटरेस्ट कवर रेशियो को देखता है। तो आप ये भी एडिशनली कैलकुलेट करके दे सकते हैं, कैलकुलेशन ही कही थी ना उसने, ठीक है, अगर इंटरेस्ट पेबल नजर आ रहा हो तो। और वर्किंग कैपिटल रेशियोज, अब ये कौन कौन, सात रेशियोज पढ़ी थी वर्किंग कैपिटल में हमने, दिखाऊं? 7 रेशियोज थी, 7 रेशियोज थी। पहली डेटर डेज, फिर इन्वेंट्री डेज, फिर क्रेडिटर डेज, फिर वर्किंग कैपिटल साइकिल, फिर डेटर टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर। 7 की 7 रेशियोज कैलकुलेट करेंगे? नो, मैंने आपको बता दिया था अगर सवाल सिर्फ कहे वर्किंग कैपिटल तो पहली 4 रेशियोज, ठीक है। सवाल कह दे डेटर डेज वाली निकालो, सिर्फ डेज वाली। सवाल कहे डेटर वाली निकालो, सिर्फ डेटर डेज वाली। जब तक डेटर टर्नओवर ना कहे आपने टर्नओवर रेशियो की तरफ नहीं जाना। इवन यू लिख देना डेटर टर्नओवर डेज निकालो तो भी आपने डेज वाली रेशियो निकालनी है, टर्नओवर की तरफ नहीं जाना, ठीक है ना। ये बात क्लियर है। तो यहां पर आपने 4 रेशियोज बतानी थी बस, डेटर्स, क्रेडिटर्स और इन्वेंट्री डेज। जी नंबर ज्यादा हो तब, नंबर ज्यादा हो तो फिर इस तरह हो कि सिर्फ कैलकुलेशन कह दें और कमेंटिंग कहे वर्किंग कैपिटल पे और नंबर दिए हो 10 या 12, फिर बनता है 7 की 7 रेशियोज कैलकुलेट करके उन पे कमेंट करना, ठीक है ना। लेकिन अगर 6 नंबर का सवाल है उसके अंदर पहले 2 रेशियोज, फिर यहाँ पे एक एडिशनल आप 2 कर ही चुके हो, तो फिर यहाँ पे कितना को टाइम होता है यार। 6 नंबर का सवाल करना 10-12 मिनट में कितनी को रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हो, तो कम से कम पे रहो, ओके। ये डेज वाली डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज, ये तीनों डेज वाली करके और प्लस कैश साइकिल, क्योंकि ये कोई इतना टाइम नहीं लेती। कैश साइकिल की रेशियो क्या, ऊपर डेज निकल आए हैं, बस उनको डेटर प्लस इन्वेंट्री लेस क्रेडिटर करोगे तो वर्किंग कैपिटल डेज आ जाएंगे। बेटा वो गियरिंग रेशियो निकालने के 2 तरीके हैं, मैंने कहा था एक तरीका कर लो फिर कल देख लेंगे, ठीक है ना। अच्छा, गियरिंग रेशियो के अंदर एक छोटी सी बात, भाई की बात से बरकत से याद आ गई। मिसाल के तौर पे हमने लिया है डेट ओवर इक्विटी, इक्विटी में इररिडीमेबल शेयर कैपिटल पड़ा हो तो क्या करेंगे? लेस नहीं करेंगे, इक्विटी में ऐड करेंगे। इक्विटी ही तो थी इररिडीमेबल। अल्लाह करे आप वो वाला लेक्चर नोट खुला हुआ, वरना मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये कुछ याद आ रहा है? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में नजर आते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब इक्विटी है। तो अगर सवाल हो रेशियो कैलकुलेट करने का और डेट इक्विटी रेशियो निकालने लगो और आपकी बैलेंस शीट ऐसी हो जिसमें ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी आ रहे हों, ठीक है, तो आपने 5000 जमा 2500 करके इसको इग्नोर नहीं करना, बल्कि इसको भी ऐड कर देना है। यानी आपने 10,500 टोटल इक्विटी लेनी है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल भी, ये ऐसी बात ज़रा बातों में बात आ गई थी। अच्छा जी, उसके बाद आपको और कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? 8 और 9। चलो एक तो देख लें, ये कंप्यूट वर्किंग कैपिटल साइकिल, मतलब डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये 3 रेशियोज निकालकर फिर इनसे साइकिल निकाल लेना था आपने, ठीक है। अगली बात, एंड लिक्विडिटी रेशियोज, ठीक है जी।
अच्छा, ये कैलकुलेशन के सिर्फ 11 नंबर थे, ठीक है। अच्छा, अब 17 और 18 के लिए ये कैलकुलेशन थी, ठीक है। तो 18 में भी एवरेज कर सकते थे, 17 में भी एवरेज, लेकिन एवरेज करना है आपने वर्किंग कैपिटल रेशियोज में। डेटर डेज, क्रेडिटर डेज, इन्वेंट्री डेज निकालते हुए एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिट करना करंट रेशियो के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है क्लोजिंग लेना। कैलकुलेट हो गई थी, ये 11 नंबर तो आगे होंगे। अब आगे उसने क्या कहा, सजेस्ट 3 पॉसिबल measures that can be taken by KL to improve working capital cycle days, ये मैंने आपको भी बताए हैं। अब इसको ना असल मसला ये था कि इसके ना सोल्यूशन के अंदर ये लिखे नहीं हुए, तो मैंने ना अभी सुबह गाड़ी में आते हुए एक और भाई ड्राइव कर रहे थे तो ये लिख दिया था। ये आप लिख लें जल्दी से अपने सोल्यूशन में ही जाके। किधर गया यार सोल्यूशन, ये जो उसने पार्ट बी नहीं पूछा हुआ था, सजेस्ट रीजंस, तो इसके अंदर इस तरह से हो सकती है बात। ये तो रेशियोज निकल आई ना सारी, ये सोल्यूशन में नहीं लिखा हुआ था। नेगोशिएटिंग बेटर टर्म विद क्रेडिटर्स टू अवेल मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट पीरियड, बात समझ में आती है। फिर इम्प्रूवमेंट इन डेटर कलेक्शन पीरियड बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट या सेटलमेंट डिस्काउंट, साथ ही गिविंग इंसेंटिव लिख दिया मैंने। और अगली बात, एस्टेब्लिशिंग आ क्रेडिट इवेल्युएशन डिपार्टमेंट टू इम्प्रूव डेटर कलेक्शन। उसमें क्या होगा, अवॉइड सेलिंग टू दोज विच, जरा गाड़ी में बैठ के लिखा माजरत, अवॉइड सेलिंग इसलिए बोल रहा हूँ, अवॉइड सेलिंग टू दोज विच हैव हिस्ट्री ऑफ लेट पेमेंट, अवॉइड सेलिंग टू दोज विच हैव हिस्ट्री ऑफ, ठीक है। ये क्या लिखा, डिफॉल्ट लिखा हुआ यार, क्या हो गया, हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट नहीं समझ आया तो सॉरी, मुझे लगा शायद ये तो समझ आ गया होगा, हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्ट। वैसे कहो सर आपकी वैसे भी राइटिंग ऐसे ही है, कोई नहीं, गाड़ी का बहाना ना बनाए, लेकिन यार माजरा, ठीक है। तो ये आपने इसके साथ लिख लेना है, ठीक है। अच्छा चलो ये 9 ना बड़ा जबरदस्त सवाल है, सुन लो, मैं डिस्कस तो करना ही है, लिख लेते मैं दे देता हूँ अभी तस्वीर दे देता हूँ, सुने। अब ये 9 बड़ा जबरदस्त सवाल है, क्योंकि उसने क्या कहा है, एसएल और टीएल की, बेटा प्लीज कोई फजूल बोलेगा मैं क्लास से निकाल दूंगा, सॉरी नहीं बोला तुमने जी, ये आगे वाले ने, इट्स ओके जल्दी बोला मैंने, इट्स ओके भी बोलना होता है। अच्छा जी सुनो, सवाल क्यों खूबसूरत है, कह रहा है कंप्यूट वो वाली रेशोज, रेलेवेंट रेशोज फॉर एसएलटीएल जो असेस करे कि कौन सी कंपनी ज्यादा इंसेंटिव दे रही है कस्टमर्स को टू पे ऑन टाइम। अब खुद बताओ ये कौन सी रेशो बताएगी, डेटर रेशो, कौन सी, डेटर डेज वाली रेशो बताएगी कि किस कंपनी ने, जिस कंपनी के डेटर डेज कम आएंगे वही ज्यादा इंसेंटिव दे रही है ना कस्टमर्स को कि वो पैसे टाइम पे। कितने बच्चों ने ये सवाल वैसे ट्राई किए थे मैंने जो घर पे दिए, ये पास होने वाले बच्चों के हाथ देख लो भाई, देख लो बेशर्मो। नया सवाल बस पास पेपर 2 है होमवर्क में, सब बच्चे यहां तक के सवाल करके आएंगे, लेकिन मैंने एक सवाल और देना था, उसके अंदर रीजंस कुछ आना शुरू हो, ठीक है। बहरहाल एक सवाल और दूंगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने नहीं पास करना, अब उनका क्या हो सकता है, ठीक है ना। जिन्होंने कसम उठा ली कि ऐसा कोई काम नहीं करना हमने, कहीं खुदा ना खासा पहली बार पास हो गए तो क्या होगा। हम रोज पढ़ें, हम रोज को होमवर्क रोज करें, और अगर हम पास हो गए तो कौन जिम्मेदार, ऐसी बात सोचते हैं जो उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो पढ़ रहे हैं उनकी बात हो रही है। सुनो, Which company seems to avail extended credit terms from its suppliers? देखो अब डिस्कशन वही हैं जो हो गई हैं, अब यही बातें रिपीट होती रहेंगी। आसान है टॉपिक, बस अब जरूरत इस चीज़ की, ये जो हम रोज प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे ना, जरूरत इसी चीज़ की है कि कम से कम लिखा जाए। तो काम की 2-4 बातें जहन के अंदर आ जाए ना, तो परिचय बंदा बस वही लिखता है, फिर लंबी कहानियां नहीं लिखता, क्योंकि मसला यही होता है, ठीक है। अब ये वाहिद सवाल इसको थोड़ा सा जस्टिफाई किया जा सकता है कि जी इसने 16 रेशोज कैलकुलेट करवाई हैं और 7 एक लाइन सिर्फ लिखकर काम चल सकता था, ये ज़रा थोड़ा सा कह सकते हैं कि सवाल मुनासिब था। वरना तो आप देख ही रहे हैं सवाल के अंदर
वो 8-8 6-6 रेशोज करने हैं, उनको कमेंट भी करना है। अब हर रेशो के ऊपर बैठ के वैसे इंटरप्रिटेशन लिखने लग जाओ जैसे मैंने 4-4 पॉइंट्स हर एक के लिखवाए हैं, तो फिर तो कर लिया काम, ठीक है ना। तो इसलिए आप थोड़ा सा, वो बेस है, वो बुनियाद है, वो ये है कि कोई 1-2 रेशोज अलग से आ जाएं, पता हो आपको, या वो इतना का नॉलेज है कि जिसको यूज़ करके आप पासिंग मार्क्स तक तो ले ही सकते हैं, ठीक है ना। अब ये अगले 5-6 दिन की प्रैक्टिस है जिसके अंदर हमने थोड़ा सा इनको रिफाइन करना है, चीज़ों को क्रॉस कमेंटिंग सीखनी है, 2-4 अच्छी बातें सीख लेनी है तो रेशो एनालिसिस के अंदर हम यूज़ करें, ठीक है ना। कौन सी कंपनी एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स सप्लायर से ले रही है, कौन सी रेशो बताएगी? क्रेडिटर डेज। मोर एफिशिएंट इन यूज ऑफ कैपिटल, ये जो है ना जी भाई मेरी बात सुने, ये कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हुआ करेगी हमेशा, ठीक है ना जी। ये मुझे उस वक्त बता देना चाहिए था जब मैंने ये रेशो पढ़ाई थी। बहरहाल अभी सुन लें, जिस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो ज़्यादा हो, हम कहा करते हैं रेशो एनालिसिस के अंदर अकाउंटेंट्स कि दिस कंपनी सीम्स टू हैव मोर एफिशिएंटली मैनेज्ड इट्स कैपिटल, ठीक है ना। कैपिटल मतलब जो पैसा ओनर्स घर से लाए या जो पैसा बैंकों ने लगाया उसको अच्छा मैनेज करके प्रॉफिट्स ज़्यादा कमाए हैं जिन्होंने, तो वही रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा शो कर रही है ना, ठीक है। तो एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ कैपिटल मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ कैपिटल की बात हो रही होती है, ठीक है। तो अगर कभी वो एफिशिएंट यूज ऑफ कैपिटल की बात करे तो मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात कर रहे होते हैं, ये रेशो निकालनी थी हमने, ठीक है। फिर कीप लोअर सेलिंग प्राइस टू गेन मार्केट शेयर, आज तो ये बात भी हो गई। जीपी रेशो होनी चाहिए, नेट प्रॉफिट की बजाय जीपी ज़्यादा बेहतर, क्योंकि सेलिंग प्राइस का डायरेक्ट इंपैक्ट जीपी पे पड़ता है ना, ठीक है। फिर हैव बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, करंट क्विक दिखा दो, करंट क्विक कैलकुलेट करो, जिसकी करंट रेशो क्विक रेशो ज़्यादा है वो बेटर पोजीशन में है टू पे ऑफ इट्स करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स, ज़्यादा लिक्विडिटी पोजीशन उसकी ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। फिर have higher ability to convert its assets into profit, return on assets, ठीक है। उसके बाद ये ए है रिटर्न ऑन एसेट। फिर कंट्रोल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मोर एफिशिएंटली। अच्छा, अब ऊपर उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही इकट्ठे दिए हुए थे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? क्या होता है जी? एडमिन एंड सेलिंग, ठीक है। एडमिन एंड सेलिंग कंबाइन नेम होता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो जिसकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस टू सेल रेशो कम होगी मतलब उन्होंने अच्छा मैनेज किया इसको, ठीक है। फिर हैव हायर एबिलिटी टू रेज बैंक लोन इन डेट इक्विटी रेशो, जिसकी लोअर होगी। कोई एक ऑप्शन जो मैंने दो ऑप्शन किताबों में लिखे हुए हैं ना, छोड़ो यार, दोनों ही ऑप्शन है ना, तो एक हो गया ना, और उसी को पक्का रखो, निकाल दो। जिसकी 50% से कम गियरिंग होगी वो लेस गियर्ड है। और फिर आपस में देखेंगे तो जिसकी आपस में दोनों में कम गियर्ड होगी वो ज्यादा इजीली फ्यूचर में लोन्स रेज कर सकते। तो रेशोज निकालनी है और एक एक लाइन लिख कर देते आना है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, अच्छा जी, अब ये पास पेपर चूंकि मैंने 9 अभी तक नहीं डिस्कस किया, नहीं ना, हो गया, बल्कि 8 हो गया, लेकिन बेटा आप लोगों की तरफ से नहीं हुए। ये बड़े अफसोस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आप लोगों के नहीं बेटा, आइए 16 में अभी पढ़ाता हूँ, आइए 16, मतलब टाइम ही खत्म हो गया। खैर, मैं उस स्पटनिक वाला सवाल जो है ना उसके अंदर एक दो बातें जल्दी से बताता हूँ, उसको ट्राई करना है, कल मैं खुद सॉल्व करूंगा उस तरफ बोर्ड के, ठीक है ना। ओके, स्पटनिक वाला सवाल याद है ना। बहरहाल फिलहाल देखो इधर एक सवाल और ले लो होमवर्क में, ये ज्यादा अच्छा सवाल क्यों है ये सुन लो। क्या यहाँ बूम लिमिटेड एक सवाल, हाँ, पास पेपर 6 देखो भाई। बूम लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स, अफरीदी की कंपनी लग रही,
फॉलोइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर हैव बीन सबमिटेड टू सीईओ। इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है। अब भाई कहता है ऑल्दो परफॉर्मेंस ऑफ बीएल हैज इंप्रूव फ्रॉम लास्ट ईयर, CEO wants to compare the results with other companies operating in sports manufacturing industry. In this respect, following industry data has been gathered. अब वो कह रहा है इंडस्ट्री से कंपेयर करना है और इंडस्ट्री की ये रेशोज उन्होंने आपको सामने दे दी हैं। तो मतलब आपने अपने बिजनेस की ये वाली रेशोज निकालनी है और कंपैरिजन करना है। सिर्फ कंपैरिजन नहीं करना, उन्होंने कहा है पहले तो बीएल की वो कंपैरिजन वाली रेशोज कैलकुलेट करो इंडस्ट्री से जो कंपैरिजन के साथ आपने करनी है। फिर फॉर ईच रेशो गिव वन पॉसिबल रीजन फॉर वेरिएशन फ्रॉम इंडस्ट्री। क्या मतलब, आपके सामने आएगी जीपी रेशो, अगर आप कम है तो आप कहेंगे जी हो सकता है इंडस्ट्री में उनको सेलिंग प्राइस उन्होंने ज्यादा रखी हो या हमने कम रखी हो, कोई एक रीजन इस तरह से देनी है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट रीजंस हैं सवाल के सोल्यूशन के अंदर, जो जाहिर सी बात है डिस्कस तो कल करूंगा। अब आप देखते रहें, ठीक है, कि रेशो को कंप्यूट करने के, इसमें तो रेशो कंप्यूट करने के मार्क्स कम हैं और कमेंटिंग के मार्क्स ज़्यादा हैं, ठीक है। अब अपने तरफ से एक रीज़न आपने सोचकर लिखनी है, पूरा सवाल करने के बाद फिर सोल्यूशन में देखना है। सोल्यूशन में उन्होंने हर एक के लिए 3-3, 4-4 रीजंस दी हुई हैं आई के अपने तसल्ली के लिए कि ये लो यार इनमें से कोई एक किसी ने लिख दी तो वो भी सही है, ठीक है, सही है। तो ये एक सवाल मैं ऐड कर रहा हूँ, पास पेपर नंबर 6। नाम क्या है जी? नहीं, बूम बबल नहीं, बूम बूम लिमिटेड। अच्छा यार वो देख लेना, मैं जरा, चलो देख लो पहले। तब तक आप लोग ना ओपन कर लें अपना सवाल, तब तक आप ओपन करें वो स्पटनिक लिमिटेड। एक क्वेश्चन था पास पेपर्स के अंदर IS 16 के चैप्टर में, जल्दी से ओपन करें, इसकी पिक्चर ले लें, इसकी पिक्चर ले लें बेटा, ये पिक्चर ले लें स्टूडेंट। हाँ अभी टाइम नहीं है ना अभी, तो खुद लिख के आना। ठीक है, अच्छा जी सुने, अब स्पटनिक वाला क्वेश्चन है बड़ा जबरदस्त, पेज नंबर 81 पे रिक्वायर्ड है जी जर्नल एंट्रीज 31 दिसंबर 2020 वाले साल की, ठीक है जी। पेज नंबर 81 लिख लें, पेज नंबर 81 पास पेपर 16 स्पटनिक सी लिमिटेड। इसके अंदर 2-3 बातें ध्यान में रखनी है, या आपने आप ट्राई करना है आज, ठीक है। और आज से ऑनवर्ड्स अब कोई माफ़ी नहीं है। IS 16 का सारा चैप्टर आपने अपनी किताब से एक बार देखना है और IQP स्टडी टेक्स्ट पे भी देखना है, ठीक है। और आपने अपने उस सिलेबस को भी डाउनलोड करके देख लेना है, ठीक है। ये 3 चीज़ों को कल तक देख के आना है आपने भी। कोई चीज़ ऐसी जो रहती हो एक जगह पे लिख लेनी है, ठीक है, और मुझे भी मेरे साथ भी शेयर कर देनी, ठीक है। अच्छा इसमें क्या करोगे, अब ये सवाल मैं कल करवाऊंगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं किया उन्हें क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ट्राई करके आना है। क्या देखो इधर कंपोनेंट्स हैं, इस जैसा एक सवाल करवाया हुआ है एंशिएंट वाटर, ठीक है ना, उसमें रीवैल्यूएशन मॉडल नहीं था, ठीक है। और दूसरी बात सब पर ही स्ट्रेट लाइन मेथड लगना था, आसानी ये थी, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ ये हो गई, एक तो रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी गड़बड़ ये हो रही है कि इंजन जो है वो 50,000 ऑर्स की लाइफ जो है वो शो कर रहे हैं, ठीक है। कोई मसला नहीं है, कंपोनेंट्स अलग अलग हैं तो आप डेप्रिसिएशन भी अलग अलग ही करेंगे, ठीक है। आपने इंजन को ऑर्स की बेस पे करना है, ठीक है ना, और बाकी तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक हो गया। अच्छा अब अगली बात, 2 बातें अहम इसके अंदर याद रखने वाली, वो ये हैं कि ये जो ऑर्स गिवन है ना, ऑर्स ये सालाना नहीं है, एवरेज मंथली सेलिंग है, ये मंथली है। यानी कि 2018 में
2018 में हर महीने 360 घंटे ये क्रूज चली है हमारी शिप, 2019 में 480 घंटे और, ठीक है। अब जब आप डेप्रिसिएशन निकालने लगोगे तो कहता है जी कि यकम मार्च 18 को हमने ये क्रूज खरीदी और आफ्टर फॉर्मेलिटीज अवेलेबल फॉर सेल दूसरा सेल रेडी टू सेल कब हो गई है? यकम अप्रैल को। तो इसका मतलब यकम अप्रैल से आपने डेप्रिसिएशन करनी। अब जब आप इंजन की डेप्रिसिएशन करेंगे तो 840 माइनस 40 डिवाइड बाय 50,000 ऑर्स करेंगे, पर और आ जाएगा। मल्टीप्लाई करना है आपने नंबर ऑफ ऑर्स सेल्ड इन 2018, तो 360 को मल्टीप्लाई करोगे 9 महीनों से पहले साल, ठीक है। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगले साल की डेप्रिसिएशन के लिए वही 840 माइनस 40 डिवाइड बाय 50,000 ऑर्स करोगे, मल्टीप्लाई करोगे जो और से वो 480 इंटू, अब यहां पर थोड़ा सा आपको मसला होना था, ये मैंने कहा बता दूं। 10 क्यों? यकम मई पर शिप सफर्ड एन एक्सीडेंट, रिपेयर वर्क टुक 2 मंथ। अब उसूल क्या पढ़ रखा है कि डेप्रीसिएशन डायवो है वो नहीं रुकती, ऐसे ही है ना, 2 महीने होता रहा, रिपेयर तो होता रहा, कोई मसला नहीं, डेप्रिसिएशन नहीं रोकनी थी। पर मसला ये है ये डेप्रीसिएशन और बेसिस पे, तो आउटपुट मेथड वाली डेप्रीसिएशन अगर एसेट आइडल हो जाए तो रोकनी पड़ती है भाई, और की बेस पे डेप्रिसिएट हो रहा है, तो जब चली ही नहीं तो कैसे डेप्रिसिएट करेंगे? ये बात समझ आई है? तो इसलिए आपको 2019 के अंदर इसको 10 महीने पे डेप्रिशिएट करना था, ठीक है। और तीसरी बात जो यहाँ पे मुश्किल होगी वो ये होगी कि यहाँ पर रीवैल्यूड अमाउंट उसने जो दी है वो टोटल पूरी क्रूज की दे दी है, ठीक है। अब आपने इन तीनों को ऐसे कॉलमनर फॉर्म में लेकर चलना है। आप यूं लेकर चल रहे होंगे, इंजन बॉडी इस तरह चलता आ रहा होगा, बुक वैल्यूज आ रही होंगी, ठीक है। और यहां पर ना टोटल होगा एंड पे, ठीक है। ये टोटल की बुक वैल्यू आ रही होगी और टोटल ही रीवैल्यूड अमाउंट आएगी, ठीक है ना। अब जो रीवैल्यूड अमाउंट आएगी तो एक सरप्लस आएगा। अब वो कह रहा है ये कैसे आपने एलोकेट करना है, जो रीवैल्यूएशन से पहले बुक वैल्यू है ना टोटल का परसेंटेज, वही आपने रीवैल्यूएशन की एलोकेशन के लिए यूज कर लेना है, ठीक है ना। ये करने के बाद आपने जनरल एंट्रीज परफॉर्म करनी है। ये सवाल इंशाल्लाह मैं आपको कल करवाऊंगा, ये आपका होमवर्क है। और IAS 16 और IAS 36, बाकी 3 मैं देख लूंगा। ये IAS 16 और IAS 36 इनको आपने मुकम्मल तौर पे देख के आना है, इनमें कोई कमी बेशी है तो बतानी है। बेटा कोई बात नहीं, अभी 16 बोला ना, अभी मैंने कब कहा है कि मैंने ये ख़त्म कर दिया, ठीक है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।